for class 11th from NCERT part 1. In last 5 lectures, we had discussed a tentative definition for physics, scope and excitements of physics, relationship between physics, technology and society, how the laws of physics are used for developing new technologies, developing new tools and devices for the welfare of human society. Now in this lecture, we will look at the 4 fundamental forces in nature. Here you must be very clear about the term fundamental forces. Fundamental forces means we have only 4 forces, distinct forces. 4 अलग अलग तरह के फोर्स ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, पांचवा कोई फोर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप इन 4 फोर्सेस जिसकी चर्चा हम इस सेक्शन में करेंगे, सेक्शन 1.4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जिन 4 फोर्सेस पे हम डिस्कस करेंगे, इनके अलावा कोई भी पांचवा फोर्स, छठवां, सातवां, आठवां फोर्स अगर आपके सामने आता है तो वो इन्हीं 4 फोर्सेस में से किसी एक का बदला हुआ स्वरूप होगा, क्योंकि इन 4 के अलावा कोई दूसरा फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं, कोई पांचवा छठवां फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में यही 4 फोर्सेस फंडामेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये अवश्य है कि ये फोर्सेस अलग अलग रूप में हमें दिखाई देते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे इसमें लिखा भी होगा कहीं फ्रिक्शनल फोर्स। इन 4 में से कहीं आप उन फ्रिक्शनल फोर्स का नाम नहीं सुनेंगे, मगर फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक बदला हुआ स्वरूप है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल हैव एन इंट्यूटिव नोशन ऑफ फोर्स। In our experience, force is needed to push, carry or throw objects, deform or break them. कह रहे हैं कि हम सभी लोग फोर्स का इंट्यूटिव नोशन, मतलब फोर्स कहा जाए तो आपके मन में फोर्स का क्या कुछ बोध तो आपको होता है, ये इंट्यूशन तो होता है कि भाई फोर्स मतलब क्या होता है। भले ही आप डिटेल में उसके बारे में ना जानते हो, मगर फोर्स कहते ही आप समझ जाते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या है। पहली लाइन में यही कहा जा रहा है। इन आर एक्सपीरियंस फोर्स इज नीडेड टू पुश। कह रहे हैं कि हमने ये अनुभव किया है, हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस में हमने देखा है कि फोर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमें। किसी चीज़ को पुश करना हो, खींचना हो, ढकेलना हो, कैरी करना हो, उठाना हो, उठा के कहीं ले जाना हो, या किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना हो, किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करना हो यानी उसके शेप को बिगाड़ना हो, बनाना हो, जो भी उसका एग्जिस्टिंग फॉर्म है, जिस शेप में है, जिस स्वरूप में है, उसको बिगाड़ना चाहें, किसी चीज़ को तोड़ना मोड़ना चाहें, तो उसके लिए भी फोर्स की ज़रूरत है। या किसी चीज़ को ब्रेक करना हो, तोड़ना हो, ऐसा ही लिखा है। We also experience the impact of force on us, like when a moving object hits us or we are in a merry-go-round। कह रहे हैं कि फोर्स के इम्पैक्ट को हम अपने ऊपर भी कई बार महसूस करते हैं, जैसे कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आके आपको हिट करे, कि कोई चीज़ आगे टकरा जाए आपसे, तो आप उस ऑब्जेक्ट द्वारा आप पे जो फोर्स लगाया गया उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। या मेरी गो राउंड मतलब अगर आप झूले पे गोल गोल घूम रहे हो तो आपको लगेगा कि एक फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ आप गिर जाएंगे। तो ये लिखा है यहाँ, गोइंग फ्रॉम दिस इंट्यूटिव नोशन टू द प्रॉपर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज नॉट अ ट्रिवियल मैटर। कह रहे हैं कि ये जो फोर्स को लेके जो इंट्यूटिव नोशन है, इसको अगर हम देखें तो इस इंट्यूटिव नोशन से एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट तक पहुंचना है।
और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये सारे काम हो चुके हैं, आपको बस समझना है। अर्ली थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल हैड रॉन्ग आइडियाज अबाउट इट। कह रहे हैं जो शुरू के बहुत प्राचीन समय में पुराने जो विचारक थे, थिंकर्स थे, साइंटिस्ट भी थे, एरिस्टोटल थे, उन्होंने उनको फोर्स के बारे में उनका जो आइडिया था वो सही नहीं था, जो विचार उनके थे वो सही नहीं थे। The correct notion of force was arrived at by Isaac Newton in his famous laws of motion. फोर्स का जो सही मीनिंग था, करेक्ट मीनिंग था, करेक्ट नोशन था, वो सर आइजैक न्यूटन ने अपनी फेमस बुक में लिखा और इन्होंने ही बताया, और कुछ लॉज ऑफ मोशन इन्होंने दिए थे जिस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। He also gave an explicit form for the force for gravitational attraction between two bodies। कह रहे हैं कि न्यूटन साहब ने बिल्कुल अलग से, एक्सप्लिसिट मीन्स बिल्कुल अलग से, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया जो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच लगता है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। We shall learn these matters in subsequent chapters। कह रहे हैं ये सभी चीज़ों को, लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया, जो ग्रेविटेशन का लॉ बताया उन्होंने, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। In the macroscopic world, besides the gravitational force, we encounter several kinds of forces। कह रहे हैं कि हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, यानी इतने बड़ी सी दुनिया, मैक्रो मीन्स बड़ा, आपको पहले ही बताया चुका है, बृहद संसार में ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और भी कई तरह के फोर्सेस को हम देखते हैं, हमने उनका अनुभव किया है, उनसे सामना होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स, contact forces between bodies, friction, which is also a contact force parallel to the surfaces in contact, the forces exerted by compressed or elongated springs and taut strings and ropes, that tension, force of tension कहते हैं इसे, the force of buoyancy and viscous force when solids are in contact with fluids, the force due to pressure of a fluid, the force due to surface tension of a liquid, and so on। देखिए यहाँ ढेर सारे फोर्सेस का नाम लिया जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो सभी फोर्सेस जो आप पढ़ने वाले हैं आगे अपने इसी बुक में पढ़ेंगे, फर्स्ट बुक में, सेकेंड बुक में भी कुछ फोर्सेस आएंगे। तो ये फोर्सेस क्या क्या है, देखिए मस्कुलर फोर्स, आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। मस्कुलर कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल का यूज़ करते हैं, उसके मसल्स के फोर्स को, बुलक कार्ट में बुल्स का यूज़ करते हैं, हॉर्स कार्ट में हॉर्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन बॉडीज़, कोई दो फोर्सेज जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स देखिए आगे दिया हुआ है, तो अगर दो चीज़ों को रगड़ा जाए एक दूसरे से सटा के, दो ऑब्जेक्ट को, तो एक फोर्स डेवलप होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय, देखिए स्प्रिंग अगर हो, कोई स्प्रिंग को आप दबा के और छोड़िए तो वो फोर्स लगाएगा, या खींच के छोड़िए तो भी वो फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग हो या रोप हो, जैसे इलास्टिक बैंड्स होते हैं, तो उसमें एक टेंशन का फोर्स होता है, इस तरह के फोर्स को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ बायंसी, ये आप छोटी क्लासेस में, 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़े हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, विस्कस फोर्स और बायंट फोर्स आप पढ़े हैं, किसी भी सॉलिड को जब किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो एक ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, तो ये सारे फोर्सेस आप पढ़ेंगे। ऑल्सो फोर्सेज इन्वॉल्विंग चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडीज, कह रहे हैं यहाँ पे आप उन फोर्सेस को भी पढ़ेंगे जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं इनके बीच। In the microscopic domain again, we have electric and magnetic forces, nuclear forces involving protons and neutrons, interatomic and intermolecular forces, etc. We shall get familiar with some of these forces in later part of this course। देखिए कहा जा रहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है फिजिक्स का, पीछे हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में पढ़ा था। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस पढ़ते हैं,
क्योंकि ये फोर्सेस बहुत छोटी दूरी पे ही इफेक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस, इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस भी इसी डोमेन में आते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनके बीच लगता है, तो ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स है एंड इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वो फोर्सेस है जिनसे जैसे सॉलिड लिक्विड का शेप होता है, तो एटम्स आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा के पर्टिकुलर शेप में अपने को वो एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड्स, एमॉर्फस या क्रिस्टलाइन। तो ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं जो एटम्स के बीच लगते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कई मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उनको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच, इंटर एटॉमिक एटम्स के बीच, बस ऐसे समझ लीजिए इसको। वी शैल गेट फेमिलियर विद सम ऑफ दीज फोर्स, कह रहे हैं इन फोर्सेस से हम फेमिलियर होंगे, आगे जब हम इस कोर्स में बढ़ेंगे तो ये सारे फोर्सेस सामने आएंगे और हम इनसे परिचित होंगे। आगे देखते हैं। A great insight of the 20th century physics is that these different forces occurring in different contexts actually arise from only a small number of fundamental forces in nature। ठीक है, यही बात कही जा रही जो मैंने शुरू में बताया था। कह रहे हैं ये जितने भी फोर्सेज, इस पिछले पैराग्राफ में ढेर सारे फोर्सेज का नाम लिया गया, न्यूक्लियर फोर्स, इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर, बायंट फोर्स एंड ऑल दी फोर्सेज। कह रहे हैं 20th सेंचुरी में फिजिक्स में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी गहराई से चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन किया गया और पता चला कि ये जितने भी फोर्सेस हैं जिनकी ऊपर चर्चा की गई है, ये एक्चुअली कुछ स्मॉल नंबर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस से ही निकल के आते हैं, उन्हीं का ये बदला हुआ स्वरूप है। यही बात यहाँ कही जा रही है, यानी कि कुछ ही फोर्सेस हैं फंडामेंटल, स्मॉल नंबर में है, और उन्हीं फोर्सेस से इन सारे फोर्सेस का जन्म होता है, आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, द इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स अराइजेज ड्यू टू द नेट अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द neighboring atoms of the spring when the spring is elongated or compressed. The net attraction or repulsion can be traced to the unbalanced sum of electric forces between the charged constituents of the atom. देखिए इसको ये कैसे बता रहे हैं कि जैसे स्प्रिंग को अगर आप खींचते हैं, स्प्रिंग अगर अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, यानी स्प्रिंग के एटम्स अपनी अपनी जगह पे हैं और सॉलिड शेप होता है, स्प्रिंग सॉलिड स्टेट में होता है, फिक्स्ड शेप है उसका, लेकिन जब भी आप उसके शेप को डी शेप करते हैं, फोर्स लगा के उसे खींचेंगे या दबाएंगे, तो जिन एटम्स से मिल के वो बना है, अगर आप खींचते हैं तो उन एटम्स के बीच की दूरी को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लंबा करने की कोशिश करेंगे, खींचने पे लंबा होगा, जब लंबा होगा, या आप एक रबर बैंड ले लें, इलास्टिक बैंड, तो उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना होगा। इलास्टिक बैंड को आप खींचते हैं तो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में जो एटम्स के बीच दूरी थी, जिन एटम से वो बना है, खींचने के बाद उन एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो जब उन एटम्स के बीच की दूरी को आप बढ़ाते हैं और वो एटम्स चाहते हैं कि वो दूरी ना बढ़े, क्योंकि उनके बीच एक अट्रैक्शन का फोर्स है, वो दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो यदि आप खींचने के बाद छोड़ते हैं तो वापस वो अट्रैक्ट होके अपने ओरिजिनल शेप को एक्वायर कर लेते हैं, फिर से शेप को रीगेन कर लेते हैं। तो जब आप खींच के किसी इलास्टिक बैंड को छोड़ते हैं तो बेसिकली जो फोर्स ऑपरेट कर रहा है वो फोर्स किस लेवल पे है? वो एटम्स के लेवल पे है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं। यही बात यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप जब खींचते हैं और एक टेंशन, एक तनाव उस रबर बैंड के अंदर, इलास्टिक बैंड के अंदर जो तनाव प्रोड्यूस होता है, टेंशन प्रोड्यूस होता है, हो जाता है, उसको हम यहाँ फोर्स ऑफ टेंशन कह रहे हैं। लेकिन उस फोर्स ऑफ टेंशन के रूट्स में कौन सा फोर्स है? इंटर एटॉमिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है। तो ये एक फंडामेंटल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है, मगर फोर्स ऑफ टेंशन जो आप पढ़ेंगे आगे चल के, वो एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। उसके रूट्स में जो दूसरा फंडामेंटल फोर्स है वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही कि टेंशन का फोर्स बेसिकली
कोई नया फोर्स नहीं है, वो it is one of the fundamental force, that is electromagnetic force. In principle, this means that the laws for derived forces such as spring force, friction are not independent of the laws of fundamental forces in nature. देखिए यहाँ कह रहे हैं कि जो डिराइव्ड फोर्सेस हैं, डिराइव्ड फोर्सेस कौन से हैं? जो फंडामेंटल के अलावा हैं। फंडामेंटल सिर्फ 4 हैं, इसके अलावा जो भी फोर्सेस हैं उनको यहाँ डिराइव्ड फोर्स कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जो डिराइव्ड फोर्सेस हैं, एग्जांपल के लिए लिखा है इन्होंने, स्प्रिंग का फोर्स हुआ या फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, कह रहे हैं ये फंडामेंटल फोर्सेस पे जो लॉज लगते हैं उन लॉज से ये इंडिपेंडेंट नहीं है, उन लॉज पे ये वाले डिराइव्ड फोर्सेस भी डिपेंड करेंगे, यही बात यहाँ कही जा रही है। एंड द ओरिजिन ऑफ दीज डिराइव्ड फोर्सेस इज हाउएवर वेरी कॉम्प्लेक्स। कह रहे हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस तो को समझना फिर भी सिंपल है, मगर इन फंडामेंटल फोर्सेस से जो डिराइव हो रहे हैं फोर्सेस, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और कैसे वो डिराइव होते हैं, ओरिजिन ऑफ द डिराइव्ड फोर्सेस इज हाउएवर वेरी कॉम्प्लेक्स। कैसे ये फंडामेंटल फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, जैसा मैंने बताया कि एक इलास्टिक रबर बैंड को आप खींचेंगे तो खींचने में, अब ये कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, खींचने में वो इलास्टिक बैंड टेंस हो जाएगा, तन जाएगा, उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। आप खींच के किसी इलास्टिक रबर बैंड से मारते हैं, अगर आप खींच के छोड़िए तो आपके स्किन पे चोट लगती है। तो ये जो फोर्स लगता है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो इंटर एटॉमिक फोर्स है। इस इंटर एटॉमिक फोर्स से कैसे ये इलास्टिक फोर्स डेवलप हुआ, खींचने पे और छोड़ने पे जो चोट लगी, ये पूरा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ यही कहना चाह रहे हैं। At the present stage of our understanding, we know of 4 fundamental forces in nature. कह रहे हैं कि अभी प्रेजेंट स्टेज में जहाँ पे हम लोग हैं, जो भी अभी तक साइंस में डेवलपमेंट्स हुए हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में ही पता चला है, which are described in brief here. और इन फोर्सेस को यहाँ ब्रीफ में यानी संक्षेप में यहाँ पे बताया गया है। अब देखते हैं पहला फोर्स, जो 1.4.1 पहला सब सेक्शन है फोर्थ सेक्शन का, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये सिर्फ एक पैराग्राफ में बताया गया है और पूरा एक चैप्टर आप अभी इसी बुक में आप पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन पूरा एक चैप्टर है, उसमें डिटेल में इस फोर्स पे चर्चा होगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ इस फोर्स को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये एक फंडामेंटल फोर्स है और जो हमारे सेक्शन की हेडिंग है वो है 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। उनमें से एक फोर्स ये भी है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा यहाँ एक पैराग्राफ में शॉर्ट में बताया गया है, ब्रीफ में। The gravitational force is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, परस्पर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो और यह फोर्स लगता है बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, यानी उन दोनों ही ऑब्जेक्ट के जो मास होता है ऑब्जेक्ट का, उसकी वजह से ये फोर्स लगता है। इस फोर्स का कारण क्या है, वजह क्या है? उन दोनों ही ऑब्जेक्ट का फोर्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। कह रहे हैं ये फोर्स यूनिवर्सल है। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, दो मासेस होंगे तो उनके बीच ये फोर्स लगेगा ही। Every object experiences this force due to every other object in the universe. कह रहा है कि पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होता है और हर ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट का फोर्स लग रहा होता है। तो अगर हम पेयर्स में देखें, आप स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, या कोई भी दो छोटे ऑब्जेक्ट्स ही क्यों ना हो, इवन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी होंगे, तो उनका मास होता है और उस मास की वजह से वो भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट होगा तो मास अवश्य होगा उसका, और अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अवश्य होगा। ये फोर्स पेयर में लगता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। All objects on the earth, for example,
एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। कह रहे हैं उदाहरण के लिए आप देखें तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ सरफेस पे या कहीं भी आप देखें अर्थ पे, तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स अर्थ के द्वारा लगाए गया फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करेंगे, किसी ऊंचाई से छोड़ेंगे, तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचता है, इसलिए वो नीचे की तरफ गिरता है। In particular, gravity governs the motion of the moon and artificial satellites around the earth। कह रहे हैं कि in particular अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वही मून, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के मोशन को गवर्न करता है अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ। मोशन ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट्स अराउंड द सन, अर्थ और दूसरे जो प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं उनको, उनके पीछे भी जो फोर्स काम करता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही होता है। एंड ऑफ कोर्स द मोशन ऑफ बॉडीज फॉलिंग ऑन द अर्थ, और जो बॉडीज अर्थ सरफेस पे गिर रही होती हैं उनके पीछे भी यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इट प्लेज अ की रोल इन द लार्ज स्केल फेनोमेना ऑफ द यूनिवर्स सच एज फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स। कह रहे हैं कि यूनिवर्स में लार्ज स्केल पे जो भी फेनोमेनाज होते हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का मुख्य रोल है, इसका की रोल है कह रहे हैं। और ये क्योंकि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होने की वजह से फोर्स भी स्ट्रांग होता है, इसलिए ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे स्टार्स का फॉर्मेशन हो, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो, या गैलेक्टिक क्लस्टर्स मीन्स कोई गैलेक्सी के अंदर जो ढेर सारे स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं उनके कलेक्शन को गैलेक्टिक क्लस्टर कहा जा रहा है। ये था ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक फंडामेंटल फोर्स है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Electromagnetic force is the force between charged particles. In the simpler case, when charges are at rest, the force is given by Coulomb's law, attractive for unlike charges and repulsive for the like charges। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के बीच ही लगता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स जो अनचार्ज हैं उनमें नहीं लगता है। और कह रहे हैं सिंपल केस में जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, यानी दो चार्जेस आप एक दूसरे के पास रखे हों स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो और रेस्ट पे हो, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा होता है वो कुलाम्स लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है अगर चार्जेस अनलाइक हो, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा दोनों के बीच, और अगर दोनों लाइक चार्ज हो यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। Charges in motion produce magnetic effects and a magnetic field gives rise to a force on the moving object। कह रहे हैं कि चार्जेस रेस्ट पे ना हो कि अगर मोशन पे हो, पीछे बताया गया कि चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तो कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकल जाएगा, और चार्जेस यदि मोशन में हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है, स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स नहीं नहीं लगता है। यदि चार्जेस मूविंग होंगे तो वो मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाएंगे, चार्जेस यदि स्टेशनरी यानी रेस्ट पे हैं तो वो रेस्ट चार्जेस पे ही फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर इन जनरल इनसेपरेबल। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट से अलग नहीं किया जा सकता है, हेंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसीलिए इस फोर्स का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ना तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं ना तो हम मैग्नेटिक, हम इसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। Like the gravitational force, electromagnetic force acts over large distances and does not need any intervening medium। कह रहे हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लंबी दूरियों पे लगता है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लार्ज डिस्टेंसेस
पे लगता है, मगर ये इफेक्टिव नहीं होता है, ये एक खास बात है। बहुत लंबी दूरी पे ये फोर्स बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, फोर्स लगता ज़रूर है, ये ध्यान रखिएगा। और इस फोर्स को लगने के लिए जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच ये फोर्स लग रहा है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर वैक्यूम में भी रखा जाए दो चार्जेस को, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, बीच में कोई मैटर ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज एनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटी। कह रहे हैं कि कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा, एनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग। द electric force between two protons, for example, is 10 to the power 36 times the gravitational force between them for any fixed distance. कह रहे हैं कि यदि दो प्रोटॉन्स को ले लिया जाए और उनके बीच एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रखा जाए उनको, तो प्रोटॉन का कुछ मास भी होता है, प्रोटॉन्स पे कुछ चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा दो प्रोटॉन्स के बीच, वो 10 टू द पावर 36 टाइम्स होगा, ज़्यादा होगा, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स जो उन दोनों प्रोटॉन्स के बीच लग रहा होगा मास की वजह से। तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज़्यादा होगा, यही बात कही जा रही है। Matter, as we know, consists of elementary charged constituents like electrons and protons. Since the electromagnetic force is so much stronger than the gravitational force, it dominates all phenomena at atomic and molecular scale. कह रहे हैं कि कोई भी मैटर चूंकि चार्ज पार्टिकल्स का बना हुआ है, सबसे छोटे लेवल पे जाके देखें तो कोई भी बल्क मटेरियल, बड़ा ऑब्जेक्ट किसका बना होगा? एटम्स का बना होगा। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इनका बड़ा डोमिनेंट, इनका वर्चस्व होता है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे, और ये स्ट्रांग भी होते हैं बहुत ज़्यादा, ये पहले ही बताया गया है। द अदर टू फोर्सेस, एज वी शैल सी, ऑपरेट ओनली एट न्यूक्लियर स्केल्स. Thus, it is mainly the electromagnetic force that governs the structure of atoms and molecules. कह रहे हैं जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं, अदर टू फोर्सेज मतलब जो चार फंडामेंटल फोर्सेज हैं, उसमें अभी इन दो के बाद दो और फोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, उन्हीं को यहाँ कहा जा रहा है अदर टू फोर्सेज। तो वो जो दो फोर्सेज हैं जो अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो फोर्सेस न्यूक्लियर स्केल पे ही ऑपरेट करते हैं। न्यूक्लियर स्केल क्या है? एक न्यूक्लियस, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, और उसी साइज पे, उस न्यूक्लियस का जो साइज है, साइज मतलब उसके डायमीटर से समझिए आप न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस का डायमीटर या रेडियस आप समझिए वो बहुत छोटा होता है। तो उस डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्सेस ऑपरेट करते हैं। यदि उस डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो ये फोर्सेस ऑपरेट नहीं होंगे, ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है इसीलिए मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इससे ज़्यादा डिस्टेंसेस पे भी काम करते हैं, और चार्ज पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जो हर मैटर के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर है चार्ज पार्टिकल्स, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। The dynamics of chemical reactions and the mechanical, thermal and other properties of material, कह रहे हैं इन सभी प्रॉपर्टीज को, जो केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना कमजोर है या मजबूत है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब हीट देने पे वो गर्म कितना होता है, एक्सपैंड होता है कि नहीं, इस तरह की सभी प्रॉपर्टीज को कौन गवर्न करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस गवर्न करते हैं। इट अंडरलाइज द मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस लाइक टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा। कहना है जो मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, इन सभी फोर्सेस के मूल में, अंडरलाइज मतलब इसके अंदर कौन छुपा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।